क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, मतलब पहला और तीसरा। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। ऑप्शन नंबर उसका तीसरा सही है। विद्यार्थियों के संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुप्रेक्षीय करने में सशक्त हों। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है, इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि वे अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेग अवस्था, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय करने के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3, तो इसका वो सही आंसर होगा कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी वातावरण के। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, इसमें भी ध्यान देने योग्य बात है पहली चीज कि इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम 1, इसका ऑप्शन आप बताइए। वैसे तो ये तीसरा है, जटिल। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को ऑप्शन नंबर 1 समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 1, इसका ऑप्शन होगा 4। प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, इसमें क्या होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से ऑप्शन नंबर 1 बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम के विघ्न रुकावट पैदा करती है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं का आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उसके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे स्वयं के चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे में समाजीकरण क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के समाजीकरण में विद्या ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय कारक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 14, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन नंबर तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। क्वेश्चन नंबर 16, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में
ऑप्शन नंबर 3 परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक फर्क सुरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 18 बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ऑप्शन नंबर 4 बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों के विकास स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क एवं अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 2 बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि के प्रकार, अंत स्थिति अनुपालन संभावना, भाषिक मूर्तिकला, शारीरिक गति संवेदना, खिलाड़ी, स्थानिक मनोवैज्ञानिक, अंतराव्यक्ति विक्रेता। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 शारीरिक गति संवेदना, खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 22 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें ऑप्शन नंबर 2 अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 24 किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 25 कक्षा में सभी लिंगों के जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। ऑप्शन नंबर 2 क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 26 अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को फिलिंग द ब्लैंक समझना चाहिए। एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन, एक रुकावट। इसका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए। इसका ऑप्शन होना चाहिए 3 एक गुण और साधन। क्वेश्चन नंबर 27 प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन थे दोनों। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 2 रटने पर आधारित परीक्षा देकर। ऑप्शन नंबर 3 चुनौतीपूर्ण कार्य एवं निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन नंबर 4 वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल एवं उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। ऑप्शन नंबर 3 उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों को जानकर। ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर 29 आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। पहली चीज इसमें लिखा उपयुक्त नहीं है। इसमें नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट। ऑप्शन नंबर 2 छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। ऑप्शन नंबर 3 बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। ऑप्शन नंबर 4 त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट।
क्वेश्चन नंबर 30, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ऑप्शन नंबर 1, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थान का प्रावधान करना। ऑप्शन नंबर 2, दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। और ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। आप सभी का हमारा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। और आगे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसके आगे के मतलब सभी प्रश्नों को इसी चैनल पर बहुत ही जल्द हल कराया जाएगा। धन्यवाद।